हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों चलो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं इस पेपर को, जो आप लोग का 22 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है। उसमें इस पेपर से आपके देखना डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन फँसने वाले हैं, ठीक है? चलो शुरू करते हैं इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करना। बाकी कहूँगा चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब लास्ट 15 दिन आप तैयारी कर लो अपने एग्जाम की, और बीच-बीच में आपका जैसे पेपर है, बीच-बीच में मैं आपका तैयारी कराता रहूँगा और वही जाकर आप पेपर देना, उसी में से अधिकांशतः क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएँगे। तो चलो इस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये पेपर ये मेरे द्वारा खुद का बनाया हुआ है, 8 से 1 डीए कोड, ये ऐसे ही मैंने नाम दे दिया है, ठीक है? ऐसा नहीं कि कहीं ये वायरल पेपर है, कहीं बोर्ड से मैं चुरा कर लाया हूँ। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे देखते हो कि मतलब लिख देते हैं कि बोर्ड से चुरा कर लाया, ये वायरल पेपर, ठीक है? थंबनेल पे लिख देते हो, अच्छी बात है, लेकिन अंदर भी बोल देते हैं कि वायरल पेपर है, यही पढ़ लो, यही केवल आएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है? मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, इसमें से अधिकांशतः क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएँगे, लेकिन सेम टू सेम यही ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए ऐसा संभव नहीं होता है, ठीक है? और ना ही होगा। और किसी को वायरल पेपर, लीक पेपर भी मिलता है भाई, पहली बात तो मिलेगा नहीं, ठीक है? मिलता है तो कोई ऐसे यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाएगा, ठीक है? उससे जेल नहीं जाना, ठीक मेरे भाई? तो ऐसे जितनी भी मैं वीडियो बनाऊँगा वो समझ जाना कि मेरे द्वारा बनाया गया पूरा का पूरा वो पेपर होगा, ठीक? तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड अ के अंतर्गत जो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव हैं उनको पढ़ते हैं। और देखो इसमें कितने शानदार मैंने ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है। देखो पहला क्या है कि जन्मेजय का नाग्य यज्ञ किस विधा की रचना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? जन्मेजय का नाग्य यज्ञ किस विधा पे आधारित रचना है। नाटक, कहानी, आत्मकथा, निबंध। सही ऑप्शन आपका नाटक हो जाएगा। जी हमें दोस्त, जन्मेजय का नाग्य यज्ञ अब सबसे पहले किसने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद जी ने। जी हमें दोस्त, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा हुआ है। जन्मेजय का नाग्य यज्ञ इनका प्रमुख नाटक विधा की ये रचना है। इसके अलावा जन्मेजय का नाग्य यज्ञ के अलावा आपने पढ़ा होगा ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, स्कंदगुप्त, उसके अलावा सज्जन, विशाख, राज्यश्री, ये अलग अलग इनके और भी मतलब प्रमुख नाटक हैं। उसके अलावा चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाकी जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके ये चैप्टर में भी हैं जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद एक काफी फेमस लेखक भी हैं। चलो अगला है मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, मकरंद बिंदु नामक निबंध जो है इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन देख सकते हो, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत स्वरूप उपाध्याय और रामधारी सिंह दिनकर। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। जी हाँ मेरे दोस्त, मकरंद बिंदु जो निबंध संग्रह है इसके लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसका आपका फर्स्ट जो मतलब ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक? इसके अलावा देखो इसके अलावा कुछ बिखरे पन्ने और पंचपात्र, और उसके अलावा प्रबंध परिजात, ये याद रखना इनके अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। और एक झलमल कहानी जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, झलमल नामक कहानी के रचनाकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है, ठीक है मेरे भाई? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो देखो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। सिंपल, आपने पढ़ा होगा रेणुका हुंकार, रश्मिरथी, परशुराम की परीक्षा, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, इन सब के, या फिर उजली आग, बट पीपल और अर्धनारीश्वर, इन सब के लेखक जो हैं वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और देखो यहाँ पे अर्धनारीश्वर की बात आई ना, ठीक है? अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, देखो अर्धनारीश्वर जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की निबंध विधा की रचना है। इस चीज को आप लोग याद रखना। और इसी नाम से, ठीक है, इसी नाम से एक और रचना है अर्धनारीश्वर राम से ही विष्णु प्रभाकर जी की, जो उपन्यास विधा की रचना है। तो लड़कों को काफी कंफ्यूजन होती है, क्लियर? तो याद रखना अर्धनारीश्वर निबंध विधा की रचना है जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, और अर्धनारीश्वर उपन्यास विधा की रचना है जिसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। तो ये इसी नाम से 2 रचनाएं हैं, क्लियर? चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये थर्ड वाला हो गया। इधर चलते हैं, 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं मोड़ लेता हूं और इधर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर कि शुक्ल युग की समय सीमा है। ओके, शुक्ल युग की हमें समय सीमा बतानी है। देखो शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से 1918, 1919 से 1930, या 1919 से 1938, या फिर 1947 से अब तक। तो सही आप इसका ऑप्शन होगा 1919 से 1938 ईस्वी तक, ठीक है? शुक्ल युग की जो समय सीमा मानी जाती है वो 1919 से 1938 ईस्वी मानी जाती है, ठीक है मेरे भाई? शुक्ल युग को क्षयवादी युग के भी नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखना। तो यहाँ लिख देगी क्षयवादी युग की समय सीमा है, तो यही मतलब हुआ, ठीक?
चलो अगला देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है कि गोदान किस युग का उपन्यास है। देखो सबसे पहले तो गोदान को किसने लिखा है, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। ठीक है, प्रेमचंद जी ने लिखा है। और किस युग का ये उपन्यास है, तो ये आप देख सकते हो ऑप्शन के आधुनिक युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग। सही इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका शुक्ल युग। जो प्रेमचंद है ना, शुक्ल युग के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, इस बात को याद रखना। हालांकि जो प्रेमचंद हैं एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इन्होंने लगभग माना जाता है कि 300 लगभग कहानियां लिखी हैं प्रेमचंद जी ने। ठीक, बाकी इनको उपन्यास सम्राट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, कलम का सिपाही भी इन्हें कहा जाता है। चलो आगे चलते हैं। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आप देख सकते हो स्वर्णकाल, उद्भव काल, संक्रांति काल या फिर श्रृंगार काल। सही ऑप्शन इसको श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। 7वां प्रश्न देख सकते हो कि अर्धनारीश्वर के रचयिता है। अर्धनारीश्वर के रचयिता ओके, सुमित्रानंद पद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर तुलसीदास। सही ऑप्शन आपका वही रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। अगर इसमें ऑप्शन रहे आपका अभी जिसको मैंने बताया विष्णु प्रभाकर, तो विष्णु प्रभाकर भी सही हो सकता है। ठीक है, बाकी इसमें विष्णु प्रभाकर नहीं है, मतलब एक ही देगा। अर्धनारीश्वर के रचयिता है ऐसे लिखा, ये अर्धनारीश्वर के रचनाकार हैं। और उसमें रामधारी सिंह दिनकर और विष्णु प्रभाकर दोनों का नाम नहीं देगा, किसी एक का ही देगा। चलो आगे देखते हैं। क्योंकि अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना है, तो इसकी विधा निबंध है। ठीक है, और अर्धनारीश्वर नाम की एक और रचना है जो उपन्यास विधा की रचना है, जिसको लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। अगला प्रश्न देख सकते हो 8वां, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। ओके, जो नहीं है वो हमें बताना है। आंसू, लहर, झरना, यामा। देखो जो यामा है ना, वो आपकी महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक, आपका आंसू, लहर, झरना ये तो इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की। आगे चलते हैं 8वें के बाद 9वां प्रश्न। ये क्या है कि केशव दास की रचना है। ओके, केशव दास की रामचंद्रिका, फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो केशव दास की आप लोग याद रखना, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया और कवि प्रिया। ठीक है, रसिक प्रिया और एक कवि प्रिया। ठीक है, चलो रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका, इनकी ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो, 1 मिनट, अगली रचना क्या है, ललित ललाम। ललित ललाम के लेखक कौन है भाई, तो ये आप लोग याद रखना, ललित ललाम के लेखक मतीराम है। ठीक है, मतीराम। उसके अलावा यहाँ प्रेम वाटिका है। प्रेम वाटिका ये रसखान की रचना है। ठीक है, रसखान की रचना है मेरे भाई। उसके अलावा गंगा लहरी के पद्माकर आप सब लोग जानते हो। ठीक, बाकी ये देखो, ये आपके जो ये मतलब रामचंद्रिका के लेखक है केशव दास। ठीक है, और ये मतीराम मतलब जिनकी रचना है ललित ललाम और पद्माकर, ये तीनों ठीक है आपके प्रमुख रीतिकालीन के प्रमुख कवि हैं। वहीं जो रसखान है ना, ये भक्तिकालीन के कवि हैं। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 देख सकते हो, अष्टछाप के कवि नहीं है। ओके, अष्टछाप मतलब जिसमें 8 कवि शामिल थे, तो उसमें से इनमें कौन नहीं है, तो देखो ये नंददास, सूरदास, छित स्वामी ये सभी थे, ये भिखारी दास नहीं थे उसमें। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये 10 प्रश्न तो आपके शुरू के हिंदी गद्य के प्रमुख लेखकों, हिंदी गद्य और पद्य के प्रमुख लेखकों और कवियों से संबंधित प्रश्न हो गए। अब आगे के ये प्रश्न आपके व्याकरण वाले हैं। चलो इनको करते हैं हिंदी व्याकरण वाले। बाकी देखो इस सारे का मतलब इसका पीडीएफ अच्छे से एकदम सॉल्यूशन के साथ आपको इसका जो अभी ये खंड अ हम लोग कर रहे हैं 20 ऑब्जेक्टिव, खंड ब में हम लोग करेंगे जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है, जिसमें आपके संदर्भ व्याख्या संबंधित प्रश्न है। तो इन सभी का सॉल्यूशन हमारी ऐप पे, जो हमारी ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, उस पर आपको मिल जाएगा। मैं आपको ऐप भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट, आप ये डाउनलोड कर लेना। ठीक है, हालांकि इसके लिए थोड़ा सा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये यूपीएमएसपी स्टडी है, यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, यूपीएमएसपी स्टडी सर्च करोगे तो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आओगे तो यहाँ देखो प्रीवियस ईयर पेपर में आपको पूरा का पूरा आपका हिंदी का ये पेपर मैंने डाल रखा है, केवल 2023 का, पीछे का इसलिए नहीं क्योंकि आपका सिलेबस पूरा का पूरा बदल चुका है। 1 मिनट यार, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है, नेटवर्क वीक है, 1 मिनट। ओके 1 मिनट। चलो तो देखो ये पूरा का पूरा देख सकते हो, डीए डीबी डीसी, ये 2023 का 7 सेटों का ये पेपर है। यहाँ पे केवल पेपर है। ठीक है, आप यहाँ से पूरा का पूरा 7 सेटों का आपका पेपर मिल जाएगा। आकर यहाँ से आराम से कोई भी पेपर सेट खोलकर, जैसे डी पढ़ना है तो डी आप मान लो खोल लो, इसको ओपन करोगे, यहाँ डाउनलोड का भी ऑप्शन है, क्लिक करोगे तो डाउनलोड भी हो जाएगा। ठीक है, मान लो आपकी नेटवर्क की दिक्कत रहती है इलाके में, तो एक बार आप डाउनलोड कर लो और बार बार आप पढ़ते रहो। देखो अब ये दिक्कत कर रहा है। ओके चलो ये ओपन हो गया। तो देखो जैसे ये पूरा पूरा पेपर है, और इस पेपर को ना मैंने पूरा पूरा देखो टाइप किया है, कितना भी जूम करोगे ये फटेगा नहीं, क्योंकि पिछले साल लड़कों ने इसका पीडीएफ बनाकर भेजा था पेपर का ना, तो वो मतलब
धुंधला धुंधला फटा टाइप का था, तो इसलिए मैंने पूरा पूरा ये पेपर टाइप कर लिया, ठीक है। और चूंकि लक्ष्य बैच में मुझे ये देना है बच्चों को, तो ओरिजिनल फाइल देनी है। ये देखो पूरा पूरा पीडीएफ है, ठीक। बाकी देखो हम लोग का यहाँ पे एक लक्ष्य बैच है, ठीक। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसी ऐप पे। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखो और कोर्स में क्लास 10th में आओगे ना, तो यहाँ पे देखो इसमें आप जाओगे। यार ये क्यों दिक्कत हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ। ये देखो इस पे क्लिक करोगे क्लास 10th वाले पे, तो देखो यहाँ पे ये लक्ष्य बैच ओपन हो जाएगा। इस पे अब एक बार आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको पेमेंट करने को बोलेगा 99 रुपये, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। लेना होगा तो ले लेना, नहीं लेना हो तो आपका मन। देखो आपको 2023 का जो पेपर है ऑल सब्जेक्ट का, हिंदी इंग्लिश मैथ ऑल सब्जेक्ट का, सातों कोडों का अच्छे से सॉल्यूशन आपको वीडियो तो रहेगा ही, पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे आप कम समय में रिवाइज कर सको। जैसे 22 को पेपर है, आप तो 21 को भी अपना सारा का सारा रिवाइज कर लो, इसलिए पीडीएफ में सॉल्यूशन है। और सबका टेस्ट भी है, सबका एमसीक्यू का टेस्ट भी है। और उसके अलावा जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है उसका भी यहाँ पे पीडीएफ सॉल्यूशन इसके अंदर है। और ये जैसे ये जो मैं अपनी तरफ से ये मॉडल पेपर ऐसा बना रहा हूँ, तो कई सारे वहाँ पे आपको ऐसे भी मॉडल पेपर मिल जाएंगे। मैं आपको ये श्योर दिला सकता हूँ कि आप उसको पढ़कर आप पहले ही दिन हिंदी में ही 70 में 70 मार्क ला सकते हो। तो बाकी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये बैच ज्वाइन कर लेना। 99 रुपये मेरे भाई क्या है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का इसमें दे रहा हूँ मैं, केवल हिंदी का ही नहीं, ठीक। अब बाकी सारे बहुत सारे बच्चे हैं तो जो कहेंगे कि आप क्यों पैसे ले रहे हो, भाई इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, टाइपिंग, उसके अलावा ऐप का खर्चा, बहुत सारी मेहनत होती है। और कोई भी भाई मतलब बंदा काम कर रहे हो तो थोड़ा पैसा कमाना चाहेगा ही, मतलब समझ रहे हो बात को ना। कोई भी फ्री में काम इस दुनिया में करेगा तो उसका काम कैसे चलेगा, छोड़ो वो बातें छोड़ो, आप ज्वाइन कर लेना। बाकी चलो मैं आगे चलता हूँ। बाकी आप यहाँ देखो, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी पेमेंट कर सकते हो। अगर पेमेंट करने में कोई दिक्कत है तो यहाँ क्यूआर कोड पे भी पेमेंट कराकर किसी से भी दुकान किसी से भी, और इस नंबर पे आप पेमेंट का फोटो लेकर भेज देना, ठीक है। और तुरंत कॉल कर लेना तो आपको इस बैच में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला देखो 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न कि हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का हमें स्थायी भाव बताना है। तो हास्य रस का स्थायी भाव सिंपल हास होता है। सोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती? ओके, सोठा के प्रथम चरण यानी जो पहला चरण, पहला क्या है, विषम चरण होता है, ठीक है। पहला और तीसरा विषम चरण कहते हैं जिनको, उसमें कितनी कितनी मात्राएं होती है ये हमें बताना है। तो सोठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में आपकी 11 मात्राएं होती है। और जो समचरण होते हैं यानी द्वितीय और चतुर्थ, उसमें 13 मात्राएं होती हैं। सिंपल। इधर आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखो अगला प्रश्न आप देख सकते हो, ठीक है। यह क्या है कि पीपर पात्र सरिस मंडोला, पीपर पात्र सरिस मंडोला में अलंकार है, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। कई बार मैं आपको करा चुका हूँ। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न कि अनादि शब्द में उपसर्ग है। देखो उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले जुड़ा हो, तो देखो अनादि, इसमें क्या है, अन है या आदि है या ये अन, नीचे ये र का मात्रा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखो इसके लिए आपका जो सही ऑप्शन होगा ये सी वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो अन प्लस आदि, ठीक है, मिलकर आपका क्या बनेगा, अनादि बनेगा। तो यहाँ आदि में मान लो आपका अन उपसर्ग जुड़ा है, ये नहीं जुड़ा है, ठीक है। इसको अगर आग कर दे तो ये आपका एक ये मतलब क्या बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ एक कोई शब्द रहना चाहिए, ठीक। तो ये ऑप्शन सही होगा। नवरत्न में समास है भाई, नवरत्न में द्वंद्व समास या फिर माता पिता हो गया, ठीक है। माता पिता आपका उसमें भी द्वंद्व समास हो गया है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, अक्षी शब्द का तद्भव रूप है। अक्षी मीन्स आंख, सिंपल। तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप है। ओके, तद मीन्स आपका वह होता है ना, सी इंग्लिश में बोल सकते हो सी, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग बोला है, ठीक है। पुल्लिंग बोलता तो ही यानी वह होता है, ठीक। तो तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप हमें बताना है प्रश्न संख्या 17 में। आप देख सकते हो ताभ्य ताभी तशाम ताशु, तो सही ऑप्शन आपका ये वाला हो जाएगा। देखो शब्द रूप में केवल आपका तद का और इसमत का, तद मीन्स वह और इसमत मीन्स तुम, यही दो का आपको पूछेगा एग्जाम में। बाकी जो पहले आया करते थे जैसे वो फल का, मधु का, लता का, वो सब नहीं आएगा। सिलेबस से इस बार का हटा दिया गया है। अगला आगे का ये प्रश्न देख सकते हो, और उन्हीं की जगह पे ये 3 प्रश्न आपके जोड़े गए हैं। जैसे धातु रूप भी नहीं पूछेगा, जैसे पट धातु लिखित धातु पूछा करता था, वो भी नहीं पूछेगा। उन्हीं के जगह पे ये प्रश्न ऐड किए गए हैं। देखो जैसे वाक्यों का वर्गीकरण डॉट आधारों पर किया जाता है। ओके,
वाक्य का स्वरूप से ये प्रश्न है जो नया आपका टॉपिक जुड़ा है, जिसको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। 55 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 55 मिनट टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप यही करते जाओ हर एक पेपर सेट का। मैंने जो 7 पेपर सेट कराया है उसमें तो जो प्रीवियस ईयर वाला उसमें तो मैंने नहीं बताया, लेकिन जो अपनी तरफ से मैं मॉडल पेपर बनाता हूँ, ठीक है, उसमें हर एक पेपर सेट में, हाँ, हालांकि जो प्रीवियस ईयर पेपर का जो मतलब MCQ का मैंने टेस्ट ऐड किया है ना, उसमें लक्ष्य बैच में, ठीक है, उसमें मैंने जितने भी आपके जैसे ये क्वेश्चन हट चुके हैं ना, उनके जगह पे नए क्वेश्चन ऐड कर दिया और उन क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम में आएगा, आप देख लेना, ठीक। तो जितने भी लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हैं, आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार टेस्ट दे लिए हो, लेकिन फिर आप जाकर हिंदी का टेस्ट दो, बार बार दो, ठीक है। 7 टेस्ट को कम से कम 5-5 बार हर एक टेस्ट को दे लो, ठीक, आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी उतने से। तो देखो वाक्यों का वर्गीकरण निम्न कितने आधारों पर किया जाता है? ऑप्शन है कि 3, 2, 8 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्न 2 आधारों पे किया जाता है। 18 का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है कि वाच्य का भेद नहीं है। ओके, जो वाच्य नया आपका टॉपिक जुड़ा है उससे ये प्रश्न है। तो वाच्य का भेद नहीं है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये कर्तृवाच्य होना चाहिए, कर्तवाच्य लिखा है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो वाच्य का भेद नहीं है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, वाच्य के 3 भेद होते हैं और तीनों यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये तो नहीं है पूछ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में से कोई सही नहीं है। चलो आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न कि विकारी पदों की संख्या है। ओके, देखो विकारी और अविकारी 2 आपके जुड़े हुए हैं, ये मतलब 2 कह रहा हूँ, मतलब एक ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, ठीक है, विकारी और अविकारी शब्द, ठीक। तो उससे ये प्रश्न है, विकारी पदों की संख्या भी इसमें पूछा जा रहा है। तो विकारी पदों की संख्या 2 है, ठीक। माफ करना, विकारी पदों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो विकारी पदों की संख्या 4 है, ये याद रखना, ठीक। इसमें से आपका ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और वो कौन कौन से हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 हैं। और अविकारी पूछ दे तो उसके आगे के 4 जो मतलब इंग्लिश में बोलते हो ना, मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, उसके आगे का एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, जो वो 4 हैं वो अविकारी के प्रकार हो जाएंगे। सिंपल। तो ये हम लोग के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हुए, 20 ये MCQ हुए। अब चलो, अब आगे के जो प्रश्न हैं, जो लॉन्ग वाला बोल सकते हो, ये तो OMR बेस्ड वाले थे। अब आगे जो लॉन्ग वाले हैं या फिर जो वर्णनात्मक प्रश्न भी इसको बोला जा रहा है, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें आपका संदर्भ व्याख्या है। तो चलो उनको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम लोग अगले खंड ब पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ माफ करना, मैंने यहाँ पे खंड ब में, यहाँ सॉल्यूशन में खंड ख लिख दिया है, ये खंड ब यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि खंड ख ही है, ठीक है, खंड ख ही है। चलो तो खंड ख ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पे। चलो ठीक है, मतलब जो यहाँ पे खंड दिया हो यहाँ पे लिखा होता है। चलो तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, जो सब्जेक्टिव प्रश्न है इनका आप सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो, इनके सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा ये इसका सॉल्यूशन का अच्छे से ये इनका भी सॉल्यूशन का अच्छे से आपको PDF कहाँ मिलेगा। जैसे मैंने ये सॉल्यूशन किया है, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है, तो देखो इसका प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का यहाँ पे संदर्भ रेखांकन की व्याख्या, ये एक जो प्रश्न पूछा गया है उसका यहाँ पे मतलब अच्छे से ये डिटेल में सॉल्यूशन किया गया है। तो ये सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा आपको, तो देखो हमारी एक ऐप है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ऐप दिखा दूँ, 1 मिनट, देखो, सॉरी 1 मिनट, देखो ये हमारी एक ऐप है, देख सकते हो, ये UPMSP स्टडी, ठीक है। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, यार नेट क्यों काम नहीं कर रहा है, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। तो आप इसको ये UPMSP स्टडी लिखकर सर्च करोगे प्ले स्टोर पे ना, तो आ जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद इसको आप ओपन करोगे, ठीक है। अभी रुक जाओ, 1 मिनट, ओपन हो रही है, शायद नेट नहीं पकड़ रहा है। ओके यार, चलो देखो, ओके, देखो ये ऐप ओपन हो गई। आप डाउनलोड कर इसको ओपन करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा देखो ये ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ आओगे ना, देखो आवर कोर्स में आओगे, यहाँ ये लक्ष्य बैच स्पेशल, यहाँ पे आओगे ना, इस पे क्लास 10 पे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखो यहाँ पे आप पे नाउ का ये लिखा है ना, बाई नाउ का ऑप्शन, यहाँ से आप सीधे पेमेंट कर सकते हो, या फिर अगर कोई भी दिक्कत है पेमेंट करने में, आपके पास पेमेंट
करने का मतलब ऑप्शन नहीं है, गूगल पे, फ़ोन पे नहीं है, तो यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे क्यूआर कोड भी है। इस क्यूआर कोड पे आप स्कैन कराकर किसी भी दुकान से आप पेमेंट करा दोगे 99 रुपये, और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज दोगे ना, तो आपको इस बैच में ऐड कर दिया जाएगा। फिर आपके लिए बैच खोल दिया जाएगा। अंदर आपको पूरा का पूरा ये पेपर का सॉल्यूशन और इसके साथ साथ आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, 2023 वाला सारा का सारा पेपर, हर एक मतलब सब्जेक्ट का और हर एक कोड का, जैसे हिंदी का 7 कोड का है तो 7 कोड का, मैथ का 7 कोड का, और वीडियो के साथ साथ इसमें पीडीएफ में सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसे जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ऐसा पूरा का पूरा, और हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, ऐसा नहीं केवल हिंदी का, हर एक सब्जेक्ट का और हर एक पेपर का आपको टेस्ट भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो समझ सकते हो 99 रुपये में मात्र आपको कितनी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक। तो आप ये बैच ले सकते हो। बाकी चलो मैं इसको साइड में रखता हूँ। अब हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ते हैं जो ये हम लोग का ये सब्जेक्टिव वाला है इनको। अब देखो यहाँ मतलब आपका सेकंड जो खंड है, ठीक है, खंड यहाँ पे आपका पहले के बाद ये दूसरा, ठीक है। इसमें आपको जो पहला प्रश्न रहेगा ना, ठीक है, इसमें देखो 2 आपके गद्यांश रहेंगे, ये एक गद्यांश है और नीचे आपका अथवा कर ये एक गद्यांश है, दोनों में से कोई एक करना होगा आपको, ठीक है। तो आप देख लो, मान लो आपको ये आसान लग रहा है तो ये कर लो, या आपको ये आसान लग रहा है तो ये कर लो, ठीक है। दोनों से रिलेटेड यहाँ पे 3-3 प्रश्न पूछा रहेगा, तीनों प्रश्नों का उत्तर देना होगा आपको, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न का 2-2 मार्क, यानी तीनों प्रश्न का उत्तर देने का 6 मार्क आपको मिलेगा। तो आप इस गद्यांश को पढ़कर इन 3 प्रश्नों का उत्तर दो, या इस गद्यांश को पढ़कर इन 3 प्रश्नों का उत्तर दो। अब देखो, यह देखो, ईर्ष्या का यह अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास है। अब देखो यहाँ ईर्ष्या की बात आ रही है, तो आपका एक चैप्टर है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, उसी पाठ से ये लिया गया है गद्यांश। तो अब सिंपल इसका मतलब आप संदर्भ लिख सकते हो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, ऐसे लिख दो। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो जो भी यहाँ से यहाँ तक ये रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या कर देना। जैसे देखो, ईर्ष्या का यह अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। अब इसका अपने हिसाब से मतलब बना लो कि प्रस्तुत रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से बना सकते हो, ठीक है। कहते हैं कि ईर्ष्या एक ऐसी चीज है, ठीक है, जिस मनुष्य या जिस व्यक्ति के पास यह आ जाती है, वह मनुष्य उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता, यानी उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं ले पाता जो उसके पास है, बल्कि उन चीज़ों से हमेशा दुखी रहता है या दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। ऐसे बना बना कर लिख दोगे। बाकी देखो यहाँ पे आपको डिटेल्ड में अच्छे से लिखा गया है, तो आप यहाँ से भी पढ़कर आप आइडिया ले सकते हो कि देखो यहाँ से स्टार्ट किया गया है, यहाँ पे इसकी व्याख्या खत्म की गई है। और यहाँ एक थर्ड प्रश्न की ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है, तो उसका भी उत्तर देखो लिखा गया है कि ईर्ष्या का अनोखा वरदान यह है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति उन वस्तुओं से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास है, बल्कि वह हमेशा उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। तो ऐसे डिटेल्ड में आपको पीडीएफ में मिल जाएगा अगर आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेते हो तो, ठीक है। और इस बैच में आपको प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2023 में जो 7 सेट हिंदी का हुआ था उसका भी मिल जाएगा, और हर एक सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं केवल हिंदी का। और ये मैं अपनी तरफ से 7 से 8 मॉडल पेपर बनाऊंगा वो आपको एग्जाम तक, और उसके अलावा वहाँ पे हर एक पेपर सेट का यानी 7-7 14 ये पेपर सेट हो गया, तो 14 आपको टेस्ट भी वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। 14 टेस्ट भी आप दे सकते हो वहाँ पे, और टेस्ट एक बार नहीं आप बार बार दे सकते हो। वहाँ पे अपना रैंक देख सकते हो कि कितने बच्चों ने दिया, उनमें से मेरा रैंक कितना आया, ठीक है। और वहाँ पे टेस्ट का आपको सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना। 99 रुपये क्या है, आप ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और वहाँ पे पेमेंट कर और वहाँ डायरेक्ट भी खरीद सकते हो, या वहाँ से आप मतलब पेमेंट कर जो नंबर मैंने बताया वहाँ पे आप मतलब स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो, ठीक। चलो, तो ये हो गया। अब देखो इसमें ये देखो ये वाला एक है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। यहीं से आपको पता चल गया कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है मित्रता, उससे लिया गया है, ठीक है। जो मित्रता वाला चैप्टर है उससे ये गद्यांश लिया गया है, और जिसके लेखक कौन है, मित्रता के लेखक कौन है भाई, तो रामचंद्र शुक्ल। तो सिंपल इसका आप आसानी से गद्यांश का संदर्भ लिख सकते हो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक। और देखो आपको एग्जाम में एक ये करो या ये करो, आपका मन, ठीक है, कोई एक ही करना होगा, लेकिन मैं दोनों करा रहा हूँ, ठीक है। चलो, बाकी रेखांकित अंश की व्याख्या, तो देखो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या ये आप करते रहना, क्योंकि ये काफ़ी आसान है, क्योंकि आपका पहला ही चैप्टर है और आप अच्छे से इसको पढ़े हो। तो इसको मैं छोड़ता हूँ, ठीक है, आगे मैं चलता हूँ। व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, तो आप ये पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। अब देखो जो सेकंड प्रश्न रहेगा ना, वो जैसे यहाँ पे 2 गद्यांश था, यहाँ पे 2 पद्यांश रहेंगे। जैसे देखो ये यहाँ पे एक पद्यांश दिया हुआ है और इससे रिलेटेड 3 थे प्रश्न, और यहाँ अथवा कर यहाँ पे देखो ये अथवा कर यहाँ पे एक पद्यांश दिया हुआ है
और इससे रिलेटेड 3 ठे प्रश्न। तो दोनों में से कोई एक करना होगा आपको, यहाँ पद्यांश भी, लेकिन चलो मैं दोनों आपको करा देता हूँ, ठीक है। और दोनों देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो मानुष हो तो वही रसकानी बसो ब्रज ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरु नीत नंद धेरु मझारन। यानी वही यहाँ पे जो देखो ये जो पंक्तियाँ है ना, ये आपका जो चैप्टर है मतलब आपके हिंदी में, ठीक, वो कौन सा है, सवय है, ठीक है। सूरदास जी द्वारा ये लिखित चैप्टर है आपका, ठीक है। तो उससे लिया गया है। इसमें सूरदास जी कहते क्या है कि मानुष हो तो वही रस खानी, यानी अगर मतलब हे भगवान मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारा, तो उसी गांव में निवास करूं, ठीक है, जहां मतलब आ, ब्रज जहाँ गोकुल मतलब जो मतलब बच्चे रहा करते थे वहीं पे निवास करूं, ठीक है। गोकुल गांव के जो ग्वाले बच्चे थे उन्हीं के मतलब यहाँ मैं निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरा, और जब जब पशु हो जाऊं तो उसमें कहाँ मेरा बस है, चरुनीत नंद की धेनु मजर। और फिर भी मैं मतलब जो नंद जी की गाय हैं उनके बीच में विचरण करूं। तो ये सब सूरदास जी मतलब पंक्तियों के माध्यम से एक तरह से कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जी की महिमा मंडल करते हैं। तो ये 4 पंक्तियां हैं, ठीक है। अब इसका हमें संदर्भ पूछा है, तो संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भाई ये आपका सवय है, चैप्टर का नाम क्या है, सवय है। और किसके द्वारा लिखित है, रसखान जी द्वारा। तो सिंपल आप आसानी से लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवय नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता, अब इसमें रचयिता शब्द यूज करोगे, ठीक है। और प्रस्तुत पद्यांश शुरू में बोलोगे कि प्रस्तुत पद्यांश या निम्न पद्यांश, उसमें गद्यांश बोल रहे थे कि इसमें पद्यांश, ठीक। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवय नामक पाठ से लिया गया है, जिसका रचयिता सूरदास जी हैं, ठीक। अब निम्न पद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो अब इसकी व्याख्या करना है, तो वही मानुष हो तो वही रसकानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, यानी वही कि मैं अगर मनुष्य बन जाऊँ तो ब्रज भूमि में उन्हीं मतलब गोकुल के मतलब ग्वालों के मध्य निवास करूं, जहाँ मतलब श्री कृष्ण रहा करते थे। जो पशु हो तो कहाँ बस में रहो, यदि पशु हो जाऊं तो उसमें बस कहाँ में रहो। चरु नीत नंद की धेनु मझार, मतलब मैं नंद जी की गायों के बीच विचरण करूं। पहान हो तो वही गिरी को जो धरियो छत्र पुंजा धारण, और मतलब अगर पहान यानी एक तरह से पत्थर हो जाऊं तो मतलब उसी गिर का उसी पहाड़ का पत्थर बनूं, जिसको मतलब श्री कृष्ण ने अपने उंगली पे उठाया था, ठीक। जो खग हो तो बसेरो करो मिडली कालिंदी कुल कदम की डाल, मतलब अगर मैं खग यानी पक्षी हो जाऊं तो यमुना नदी के किनारे स्थित उसी कदम के वृक्ष की डाली पे निवास करूं, जहाँ पे श्री कृष्ण मतलब बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। तो ये इसका अर्थ है। तो आप सिंपल अब बनाकर लिख दो। अब देखो यहाँ पे डिटेल में इसका यहाँ पे मैंने लिखा है, 1 मिनट मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 2 था ना, तो देखो इसका संदर्भ लिखा गया है और व्याख्या देखो यहाँ पे निम्न पंक्तियों के माध्यम से श्री कृष्ण की महिमा मंडल करते हुए कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे लिख दो, भगवान हे भगवान, यदि मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं। यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं या जन्म लूं तो जिसमें तो उसमें मेरा कोई वश नहीं है भाई, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद जी की गायों के बीच विचरण करता रहूं। तो देखो ये पूरा डिटेल में ये व्याख्या की गई है। मैं आप चूंकि वही अर्थ बता दिया, शुरू में थोड़ा ये ऐड कर दोगे और ऐसे लिख दोगे इसका, तो आपको इसका 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद है कि कालिंदी कुल कदम की डारण में कौन सा अलंकार है। तो कालिंदी कुल देखो यहाँ क बार बार आ रहा है, यानी एक ही शब्द की वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास आपका अलंकार हो जाएगा, ठीक। चलो तो ये आपका ये रहा। अब देखो इसमें सेकेंड यहाँ पे क्या पूछा है, देखो यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृति साला सी, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चित पर चमक उठी ज्वाला सी। अब देखो ये जो आपका पद्यांश ये लिया गया है ना, ये आपका झांसी की रानी जो आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित चैप्टर है झांसी की रानी, उससे लिया गया है, ठीक है। तो अब इसका संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ कैसे लिखोगे भाई कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के झांसी की रानी की समाधि पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसका रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक है। अब देखो या जिसका हाँ रचयिता ही लिखो, ठीक। अब देखो यहाँ पे पद्यांश की हमें व्याख्या करना है, इसकी व्याख्या करना है। तो भाई इसका जो भी अर्थ है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, यानी कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे मतलब जब उनकी मृत्यु होती है तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मतलब एक भग्न विजय माला सी वो मतलब
वहाँ पे मतलब भूमि पे वो बिखर गई। ठीक, तो ये यहाँ पे वही कहने का मतलब है। तो इस तरह से जो भी इसका अर्थ हो आप अपने हिसाब से बना बना कर लिख दो। देखो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे देखो, एक मिनट, देखो कैसे लिखा गया है कि कवित्री कहती हैं कि, या ऐसे भी लिख सकते हो कि कवित्री सुभद्रा कुमार चौहान कहती हैं कि अपनी समाधि के आसपास ही रानी लक्ष्मीबाई टूटी हुई विजय माला के समान बिखर गई थी। युद्ध भूमि में अंग्रेजी सेना के साथ बहादुरी से लड़ते हुए रानी के शरीर के अंग यहीं कहीं बिखर गए थे, है ना, कि यहीं कहीं पर बिखर गए। तो उसी को यहाँ पे देखो बना बना कर लिखा गया है। ठीक, इस समाधि में वीरांगना लक्ष्मीबाई की अस्थियां एकत्र कर ली गई हैं, जिससे कि देश की भावी पीढ़ी उनके गौरवपूर्ण त्याग बलिदान से प्रेरणा ले सके। कवित्री कहती है कि वीरांगना लक्ष्मीबाई अंतिम सांस तक शत्रु की तलवारों के प्रहार सहती रही। जिस प्रकार यज्ञ कुंड में आहुति पड़ने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार रानी के आत्म बलिदान से आजादी की आग चारों ओर फैल गई। रानी के इस महान त्याग ने अग्नि में आहुति का काम किया, जिससे लोग अत्यधिक या अधिक उत्साह से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगे और रानी की कीर्ति चारों ओर फैल गई। तो ऐसे अपने हिसाब से, मैं नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे लिखा गया, आप इसी तरह लिखो, अपने हिसाब से बना बना कर, ठीक है, लिख सकते हो। क्लियर है? चलो भाई, तो ये हो गया। अब देखो उसके बाद ये है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये आपका रहेगा संस्कृत, आपका गद्यांश का संस्कृत अनुवाद, हिंदी अनुवाद। ठीक है, ये भी 5 मार्क का रहेगा और इसमें देखो 2 रहेगा, एक ये रहेगा, एक नीचे अथवा कर, और यहाँ पे एक चौथा रहेगा जो पद्यांश वाला रहेगा, जैसे एक ये है और एक ये है, बीच में अथवा है, लेकिन इनमें से आपको एक एक ही करना होगा। चलो मैं दोनों आपको कराता हूँ। देखो जैसे ये क्या है कि ऐसा नगरे भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा या केंद्रस्थलम अस्ति। अब देखो ये वाराणसी वाला जो आपका पीछे हिंदी में संस्कृत वाला पार्ट है, उसमें वाराणसी वाला जो चैप्टर है उससे ये लिया गया है। ठीक है, इसका अर्थ भी काफ़ी आसान है। तो आप इसका हिंदी मतलब संदर्भ लिख दो पहले, उसके बाद हिंदी अर्थ यानी वही हिंदी अनुवाद इसका कर दो। तो संदर्भ का 2 मार्क और हिंदी अनुवाद का 3 मार्क, यानी 5 मार्क मिल जाएगा। अब इसमें संदर्भ में लेखक कवि का नाम नहीं लिखना होता है, काफ़ी आसान होता है। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे इसका लिखा गया है, 1 मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ। निकल जा भाई, देखो 1 मिनट भाई, सॉरी, ये देखो प्रश्नोत्तर संख्या 3 और 4 है भाई। प्रश्नोत्तर संख्या 4 है, 3 नहीं कौन था भाई, प्रश्नोत्तर संख्या 4 नहीं 3 है, 3 का अथवा और 3। देखो यहाँ पे संदर्भ, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। यहाँ पे उद्धृत की जगह पे आप लिया गया है, ये भी लिख सकते हो, लिया गया है। क्लियर है भाई? और ये आपका कितने मार्क देगा? 2 मार्क। और यहाँ पे हिंदी अनुवाद, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, बाकी आप जानते ही हो स्क्रीनशॉट क्या लेना है, इसका काफ़ी आसान है। तो आप कर देना हिंदी अनुवाद, इसका आपको 3 मार्क यानी 5 मार्क मिल जाएगा। अगर इसको नहीं करते हो तो आप इसको भी कर सकते हो। और देखो अस्माकम संस्कृति सदागतिशीला वर्तते, यहाँ संस्कृति की बात आ गई तो आपका पीछे संस्कृत में एक चैप्टर है भारतीय संस्कृति, ठीक है, उससे ये लिया गया है। ठीक है, तो सिंपल इसका भी आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो इसका भी आपका हिंदी अनुवाद और संदर्भ और हिंदी अनुवाद किया गया है। संदर्भ में लिख सकते हो कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश, सॉरी भाई गद्यांश, यहाँ पे गलत लिखा गया है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का अथवा वाला ये है, ये तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 है। ठीक है, ये सही लिखा गया है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का हम लोग अथवा वाला देख रहे हैं, तो ये है संदर्भ। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है और यहाँ हिंदी अनुवाद है। ठीक है, जो भी है उसको कर दो, आपको 5 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे अगला प्रश्नोत्तर संख्या जो 4 है, यहाँ पे 2 आपका पद्यांश दिया रहेगा, यानी ये श्लोक दिए रहेंगे। ठीक है, जो चैप्टर है आपके जैसे वाराणसी वाला है या भारतीय संस्कृति प्रबुद्ध ग्रामीण, बीच बीच में पंक्तियाँ हैं छोटी छोटी। ठीक है, तो उन्हीं सबसे यहाँ पे आपका श्लोक पूछ देगा। तो जैसे यहाँ पे देखो एक ये 4 पंक्ति का है और यहाँ पे ये 2 पंक्ति का है और ये आसान है। मर्डम मंगलम यत्र विभूषणम कौपिन यत्र कौशेम सा काशी केन्मेति, आपका वाराणसी वाले चैप्टर से। तो सिंपल इसका ही आप आसानी से संदर्भ और हिंदी अनुवाद कर दो। ये थोड़ा मान लो भारी है। ठीक है, किंचित एक पदम धर्म्य, किंचित एक पदम यशः, किंचित एक पदम स्वरिम, किंचित एक पदम सुखम, दाक्ष्यम एक पदम धर्म, दान में एक पदम यश, सत्यम एक पदम शौर्य, शीलम एक पदम सुखम। ओके, तो अब देखो इसका अर्थ क्या है। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच बात होती है। ठीक है, तो उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये आपका किस चैप्टर से? तो जीवन सूत्राणी आपका चैप्टर है उससे है। तो इसका लिख दो कि प्रस्तुत संस्कृत, अब यहाँ पे पद्यांश लिखो। पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत है। और हिंदी में बात कर दोगे कि एकमात्र धर्म क्या है, एकमात्र यश क्या है, एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला क्या है, एकमात्र सुख क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षता,
यानी युधिष्ठिर जवाब देते हैं, ठीक है। युधिष्ठिर क्या जवाब देते हैं कि दाक्षम एक पदम धर्म, यानी जो दक्षता है एकमात्र धर्म है, दान एकमात्र यश है। यहाँ पे है ना कि दानम एक पदम यश, यानी वही दान एकमात्र यश है। सत्य एक मार्ग स्वर्ग दिलाने वाला है, ठीक है, यानी सत्यम एक पदम स्वर्ग, यानी सत्य एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला है। और अंत में लिख दो कि सदाचार एकमात्र सुख है, जो इस लाइन का अर्थ है, ठीक। तो ऐसे लिख दो इसका हिंदी अनुवाद, आपका इसका 3 मार्क मिल जाएगा और 2 मार्क संदर्भ का 5 मार्क मिल जाएगा, सिंपल है। या फिर इसका भी कर सकते हो, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 4th वाला, ठीक है, सॉरी 4th का अथवा वाला। तो इसका भी देखो यहाँ पे किया गया है, ये वाराणसी वाले से है और यहाँ पे हिंदी अनुवाद इसका किया गया है। तो आप देख लेना आपको कौन सा करना है। अब प्रश्नोत्तर संख्या 5 पे आ जाते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 5 आपका खंडकाव्य से संबंधित होगा। खंडकाव्य हर जिले का अलग अलग होगा, तो देख लेना आप किस जिले से हो, उस जिले का खंडकाव्य इसमें से खोज कर लिख लेना। पूरा हर एक जिले का खंडकाव्य यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। आप किस जिले से हो, उस जिले का, मान लो आपके जिले में ज्योति जवाहर आता है, तो ज्योति जवाहर में यहाँ 2 पूछा है प्रश्न, तो किसी एक का, पहले का उत्तर दो या दूसरे का, आपका मन, ठीक। चलो तो इसको छोड़ता हूँ, आप पढ़ लेना, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं। अगला भाई प्रश्नोत्तर संख्या 6 के क और ख। क में आपका 3 लेखकों का मतलब नाम दिया रहेगा, किसी एक लेखक का आपका जीवन परिचय और उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा। तो चाहे रामचंद्र शुक्ल का, मैं बार बार बोलता हूँ, एक जयशंकर प्रसाद का और एक रामधारी सिंह दिनकर का, इन 3 लोगों का याद कर लेना। गद्य वाले पार्ट में आपके एग्जाम में 100% फंस जाएगा, आप याद भी कर लिए होंगे। और लिखने का पैटर्न क्या है, लिखने का तरीका क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे आपको ये एक मतलब ऐसे संक्षिप्त परिचय ऐसे बॉक्स टाइप का बनाना पड़ेगा, जिनमें आपको सबसे पहले उनका जन्म, उसके बाद जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम और अंत में मृत्यु आपको संक्षिप्त में लिख देना होगा। और उसके बाद जो भी याद किए हो ऐसे लिखना पड़ेगा। और अंत में लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़कर लिख दो कि इनकी जो भी एक रचना है, रचना लिख दो, और इनकी एक प्रमुख रचना है ऐसे लिख दो। जैसे चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक प्रमुख रचना है ऐसे लिख दो, या विचार विधि रामचंद्र शुक्ल की एक प्रमुख रचना है। तो इसका आपको कितना मिलेगा, 2 मार्क, नहीं हाँ 2 मार्क इसका मिलेगा, और इसका आपको पूरे का लिखने का 3 मार्क, ये वाला और ये वाला, ठीक है, 3 मार्क मिलेगा। अगर ये संक्षिप्त परिचय नहीं लिखते हो तो 1 मार्क आपका कट जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार 5 मार्क आपको दिया जाएगा। तो ऐसे आप लिख लेना, ठीक। चलो तो आपको ऐसे ही आपको मतलब किसी कवि का क्या करना है कि जीवन परिचय लिखना है। जैसे ये पैटर्न पूरा मतलब पैटर्न यही रहेगा, कवि का भी यहाँ पे संक्षिप्त परिचय आपको बनाना पड़ेगा, क्लियर। और कवियों में मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क हो गया, और ख में यहाँ पे 3 आपका ऑप्शन रहेगा, इसमें से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना होगा। तो तुलसीदास, महादेवी वर्मा और एक आप सूरदास, ठीक है। और इन तीनों का कम से कम ये आप याद कर लेना, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सूरदास, और किसी एक और का याद कर लेना। आप देख लेना 4 का इसमें कम से कम याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा, और ये भी आपको 5 मार्क देकर जाएगा, ठीक। चलो 7वां प्रश्न आपका अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक कोई श्लोक रहेगा। श्लोक तो भाई आपको कई सारा याद होगा, ठीक है, तो आप देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। और लिख देना यहाँ पे 3-4 श्लोक आप याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो फंसाता नहीं, यहाँ पे एक ये देखो, यहाँ पे जो श्लोक आया था, इनको आपको नहीं लिखना होता, इनको छोड़कर यहाँ पे कोई अलग सा श्लोक लिखना होता है, इसीलिए कई ठे याद कर लेना कि उधर मान लो फंस जाता है, तो यहाँ पे कोई आपके पास दूसरा बच्चा हुआ रहे तो उसको आप लिख लो, क्लियर मेरे भाई। चलो उसके बाद 7वें बाद 8वां प्रश्न रहेगा आपका, देखो यहाँ पे क्या कि वाराणसी नगरी कुत्र, ओके, मतलब ये संस्कृत प्रश्नों का उत्तर रहेगा, ठीक। तो चलो इन संस्कृत प्रश्नों का हम लोग उत्तर देखते हैं भाई। वाराणसी नगरी कुत्र स्थित, हमें ये बताना है कि वाराणसी नगर कहाँ पे स्थित है भाई। तो वाराणसी नगर कुत्र स्थिता अस्ति, ओके। तो भाई कहाँ पे स्थित है, तो गंगा या कूले स्थिता, किसके कुल पे स्थित है वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। तो आप लिख दो कि वाराणसी नगरी गंगा या तटे स्थिता, ठीक है। ग्रामीणस्य प्रहेलिकाया किम उत्तरम आसीत, ओके, मतलब जो ग्रामीण था उसकी पहली का उत्तर क्या था, तो ग्रामीणान पहलिकाम उत्तरम पत्रम इति आसीत, ठीक है, या इति अस्ति, ठीक। उसके बाद कारागारम एवं मम गृहम इति कह अवदत्, तो भाई ये किसने कहा था, तो ये चंद्रशेखर ने कहा था, कारागारम एवं मम गृहम इति। अब कह के जगह पे लिख लो चंद्रशेखर अवदत्, ठीक। विद्या केन वर्धते, विद्या ज्ञानेन वर्धते, या सॉरी विद्या केन वर्धते, तो विद्या अभ्यासेन वर्धते, अभ्यास से बढ़ती है, ठीक है। तो ये आपका देखो, इनमें से किसी 2 का ही उत्तर लिखना होगा, 4 प्रश्न होगा लेकिन नहीं 2 का ही उत्तर लिखना होगा, ठीक है। और 2 मार्क आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है भाई। चलो प्रश्नोत्तर संख्या 9 आपका निबंध से संबंधित रहेगा। इन दिए गए टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना होगा। और निबंध कैसे लिखना होगा, देखो यहाँ पे 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो निबंध में आपको देखो ऐसे आपको रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी, जो भी टॉपिक दिया है उसकी रूपरेखा। सबसे पहले प्रस्तावना, अंत में आपका उपसंहार, ठीक है। ये
6 नंबर है। और देखो सबसे पहले जैसे हम आतंकवाद कारण एवं निवारण पे इसमें लिख रहे हैं, आतंकवाद कारण एवं निवारण पे, तो देखो इसमें हमने टॉपिक बनाया है प्रस्तावना, उसके बाद आतंकवाद क्या है, भारत में आतंकवाद, आतंकवाद का कारण, आतंकवाद का निवारण और उसके बाद अंत में उपसंहार, ऐसे टॉपिक बनाना पड़ेगा और हर एक टॉपिक पे अब आपको लिखना पड़ेगा। जैसे प्रस्तावना में कुछ लिख दो, उसके बाद आतंकवाद क्या है जो सेकेंड टॉपिक था यहाँ पे उसको लिखो और उसमें कुछ चीज़ें लिख दो। जो थर्ड टॉपिक आपने बनाया था कि भारत में आतंकवाद, उसको लिखो, उसमें ये कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से लिख दो। ठीक है, तो ये देखो पूरा पूरा आपको पीडीएफ में ये लिखा हुआ मिल जाएगा। आप एक बार पीडीएफ से पढ़ लेना, एग्जाम में आए तो इसमें आप अपने हिसाब से लिखते रहना, क्योंकि ये तो याद करोगे भाई, कभी याद होगा नहीं, तो इसलिए आप अपने हिसाब से ये बना बना कर लिखने की प्रैक्टिस पहले घर पर ही कर लेना। आप एग्जाम में लिख लोगे आएगा आपके, तो मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, चलो उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 9 के बाद प्रश्नोत्तर संख्या 10 होगी। आप लोग का नए पैटर्न के अनुसार ये जुड़ा हुआ टॉपिक क्या, आपका पत्र लेखन भाई, पत्र लेखन। क्लियर है, यहाँ पे 2 प्रश्न पत्र लेखन रहेगा, एक यहाँ पे देखो पत्र लेखन है और यहाँ पे एक है, तो दोनों में से किसी एक पे आपको लिखना रहेगा, 2 रहेगा लेकिन एक लिखना होगा, किसी आप ऊपर वाले लिखो या नीचे वाले टॉपिक पे लिखो। ठीक, तो पत्र लेखन इस पीडीएफ में मैं ऐड कर रखा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे ये पहला वाला जो टॉपिक है, ठीक है, ये अपने पिता की जी, अब आपके पिताजी फैक्ट्री में दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, आप भी 15 दिन अस्पताल में रुककर उनकी देखभाल करते रहे। इस अवधि में विद्यालय न जाने के कारण आपका नाम काट दिया गया। दोबारा प्रवेश पाने के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक को या प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे देखो पूरा पूरा ये मतलब लिखा गया है कि सेवा में प्रधानाचार्य जी, अब यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दो, अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज मेरठ उत्तर प्रदेश, जो भी आप एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक स्कूल का नाम लिख दो। उसके बाद विषय लिख दो कि 10वीं में पुनः प्रवेश के संबंध में। ठीक है, क्योंकि उसका नाम काट दिया गया है, कई दिन विद्यालय नहीं गया था, तो 10वीं में पुनः प्रवेश के संबंध में ऐसे विषय बना लो। उसके बाद लिख दो महोदया, ठीक है, या महोदय। आप क्या लिखोगे कि विनम्र प्रार्थना है, अब अपने हिसाब से ही है, ऐसा नहीं कि मैं ये जैसे लिखा हूँ ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी आप अपने हिसाब से बनाकर लिखोगे तो वो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। ठीक है, विनम्र प्रार्थना है कि मैं इस विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी साहिबाबाद की एक फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर है। साहिबाबाद लिख दो, लखनऊ लिख दो, दिल्ली लिख दो, अपने हिसाब से बना बनाकर। ठीक है, ऑपरेटर है। दुर्भाग्य से एक दिन काम करते हुए उनके साथ दुर्घटना घटित हुई, जिससे उनके पैर और हाथ में गंभीर चोटें आई। उन्हें दिल्ली स्थित ये एक अस्पताल है, अस्पताल भेज दिया गया। यह आगे देखो, यह सूचना मिलते ही मैं अस्पताल चला गया। वहां मुझे उनकी देखभाल के लिए रुकना पड़ गया, जिससे जल्दबाजी में न तो मैं विद्यालय को सूचित कर सका और न विद्यालय आ सका। इससे कक्षाध्यापिका ने मेरा नाम काट दिया है। आपसे प्रार्थना है कि मेरी स्थिति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मेरा नाम 10वीं में पुनः लिखने की कृपा करें। मैं भविष्य में ऐसा होने पर विद्यालय को अवश्य सूचित कर दूंगा। और नीचे लिख दो सधन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, और यहाँ पे नाम नहीं लिखा जाता एग्जाम में, तो XYZ लिख दो और जिस तारीख को लिख रहे हो आपका, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं 22 फरवरी 2024 लिख दिया है, क्योंकि 22 फरवरी को आपका पेपर है, मतलब वही जिस दिन लिख रहे हो ये पत्र, उस दिन आप यहाँ पे उस दिन का यहाँ पे डेट डाल दो, बस आपका काम हो गया। यहाँ पे दिनांक भी लिख सकते हो कि दिनांक, ठीक है, और ऐसे लिख दो 22 फरवरी 2024, ऐसे लिख दोगे तो इसका आपको 4 मार्क मिल जाएगा। या फिर अथवा में कर यहाँ पे जो ये अथवा वाला दिया है, उत्तर मध्य रेलवे में टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार हेतु शिकायती पत्र, तो इस टॉपिक में भी लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो पीडीएफ में लिखा गया है ये पूरा पूरा अच्छे से, तो आप पढ़ लेना। बाकी मैं पैटर्न बता दिया कि कैसे आपको लिखा जाता है। ठीक है, आप ये पीडीएफ पूरा पूरा प्राप्त कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, कहाँ पे, हमारा जो लक्ष्य बैच है भाई, लक्ष्य बैच है वहाँ पे, ठीक, मात्र 99 रुपये जिसकी प्राइस होगी। और यही पीडीएफ नहीं, ऐसे आपको कम से कम 15 कम से कम पीडीएफ वहाँ पे हिंदी के मिल जाएंगे एग्जाम तक। 7 आपका प्रीवियस ईयर पेपर सेट और 7 से 8 मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा, तो सारे के सारे, जिससे आप आसानी से एग्जाम में 90% 80% मार्क ला सकते हो। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो ऐप पे, हमारी ऐप है UPMSP स्टडी, उसको आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना।